नमस्कार, पीएमई विद्या चैनल नंबर 9 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। बहरहाल आज के सेशन में हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम और बहुत ही खास है, आपके लिए बहुत उपयोगी है। हमारा आज का टॉपिक है सोशल स्टडी, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। और आज के सेशन में हमारे साथ मौजूद हैं देव मलिक, हमारे साथ में मौजूद हैं जो हमारे इंटरप्रेटर हैं, और हमारे साथ में मौजूद हैं मुमताज़ जी जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया में पीएचडी रिसर्चर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुमताज़ जी, जैसा हम जानते हैं कि हमारा ये जो सेशन है इंक्लूसिव बच्चों के लिए ख़ास तौर पर होता है, और आज हम उनके लिए क्या कुछ ख़ास लेकर आए हैं, हम उन्हें बताने के लिए, उन्हें समझाने के लिए, जो उनके आने वाली लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो सभी बच्चों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम क्लास 9 की आपकी सिविक्स की बुक का चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। जैसा कि आप इससे पहले जो चैप्टर 1 है उसमें आप पढ़ चुके होंगे डेमोक्रेसी के बारे में। हम जानते हैं कि इंडिया जो है वो एक वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी यहाँ पर पाई जाती है। और डेमोक्रेसी का मीनिंग एक शॉर्ट में अगर हम एक रिव्यू कर लें या रिकैपिचुलेशन करें तो डेमोक्रेसी मीन्स कि क्या होता है, एक सिंपल वर्ड्स में कहा जाए, बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। मीन्स जहाँ पर लोगों के लिए ही, लोगों के ही द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं जो कि सरकार को चलाते हैं, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस किस तरह काम कर रहे हैं, एक्ट्स एंड पॉलिसीज को बनाते हैं ताकि लोग आसानी से लिबर्टी के साथ, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ, क्योंकि हमारे चैप्टर ही कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन पे, कि किस तरह से लोग अपने राइट्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी लाइफ आसानी से जी सके। बिल्कुल। तो बच्चों चलते हैं, पहले कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन से पहले हम जान लेते हैं क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग। सो कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा आप देख रहे होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन बेसिक प्रिंसिपल एंड लॉज ऑफ अ नेशन, स्टेट और सोशल ग्रुप that determines the powers and duties of the government and guarantee certain rights to the people in it। जैसे कि डेफिनेशन से ही आपको समझ में आ रहा है कि ये एक तरह का एक रिटन फॉर्म में, जस्ट हमारे पास भी कॉन्स्टिट्यूशन की एक बुक है, तो जहां पर रूल्स बनाए गए हैं, कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस है वो, ताकि उन्हीं प्रिंसिपल्स के जरिए हमारी जो भी जनता है, जो भी इंडियंस इंडिया में जो लिव करते हैं, सभी बिना किसी भेदभाव के अपने राइट्स को आसानी से इस्तेमाल कर पाए, उन्हें जान पाए और उन्हें इस्तेमाल कर पाए, समझ पाए। किसी भी अधिकार को मांगने से ज्यादा जरूरी होता है उस अधिकार को समझना। जी वो बिल्कुल, क्योंकि जब हम अधिकारों को समझेंगे तभी हम जान पाएंगे कि हमारे क्या क्या अधिकार हैं। और उसके अलावा सिर्फ अधिकारों की हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बात नहीं करता, हमारी कुछ ड्यूटीज हैं जो हमारे राष्ट्र के प्रति हैं, उन ड्यूटीज के बारे में भी बात करता है, ताकि उन ड्यूटीज को हम आसानी से सही से निभाएं एक अच्छे नागरिक के तौर पर। तो आज ये जो आज हम देख रहे हैं, आप काफी बच्चों के लिए कुछ तैयार भी कर लेकर आई हैं, तो ये क्या है वो भी जरा हम चाहते हैं बच्चों के लिए। ये हमारे, क्योंकि हम समावेशी कक्षा की बात करते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, जहां समावेशी कक्षा अपने साथ एक ही रूफ के नीचे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड्स के बच्चे हमारे पास होते हैं। सबकी अपनी अपनी अलग अलग तरह की जरूरतें होती हैं, उनके अपने शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक कौशल के हिसाब से। तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात इसलिए करते हैं ताकि कोई भी बच्चा डिनाइड ना हो पाए। जैसा कि हम क्योंकि आज राइट्स की बात ही कर रहे हैं, तो राइट टू एजुकेशन में जैसे है कि कोई भी बच्चा किसी भी तरह से पीछे नहीं रहना चाहिए, ना कि सिर्फ एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन एक्सेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है कंटेंट, सिर्फ रीड आउट नहीं करना है, सिर्फ बच्चों को बताना नहीं है हमें। हमारा मकसद है जो हम पढ़ा रहे हैं, अगर हमारा कोई विशेष आवश्यकता वाला बच्चा हमारी क्लास में है, जैसा कि अगर हमारी क्लास में कोई विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है,
तो हम उसके लिए ब्रेल में कोई चीज उपलब्ध करा सकते हैं, जैसा कि मैं आज भी हम, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो हमारी बुक का जो एक मेन हार्ट कहते हैं क्या है, प्रीएम्बल है हमारा, है ना, जिस वो प्रीएम्बल हमारा 4 बेसिक प्रिंसिपल्स पे लाई करता है। तो मैं प्रीएम्बल को ही ब्रेल में भी बना के लेके आई हूँ, ताकि क्लास में कोई भी हमारा विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा होता है, चाहे वो लो विजन हो, चाहे वो टोटली ब्लाइंड हो, वो आसानी से इसको छू करके, क्योंकि वो स्पर्श के थ्रू ही सीखते हैं, समझते हैं, क्योंकि वो देख नहीं सकते हैं, तो उनके लिए आसानी से वो समझ पाएंगे कि प्रीएम्बल में हमारे क्या क्या चीजें हैं, क्या आधारभूत उसके प्रिंसिपल्स है जिसके ऊपर हमारा प्रीएम्बल बना है और जिसके ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि हमारा आसानी से काम एक जो है एक फ्लो में चल पाए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। जी। तो आगे हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, ये बात कर लेते हैं बच्चों कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है, व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। ये जरूरी है कि आखिर क्यों हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी, या हमारे जो भी लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उसकी क्या जरूरत पड़ी, क्यों जरूरी है। जैसे कि पॉइंट्स में इनमें देख रहे हैं आप कि कुछ रीजंस हैं, लाइक इट इज एन इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ द लैंड, किसी भी स्टेट का, किसी भी जगह का ये एक इम्पॉर्टेंट लॉ है, जरूरी होता है। Second, it determines the relationship of the citizens with the government. Means गवर्नमेंट एंड उसके सिटीजन्स के बीच एक रिलेशनशिप बनाता है, किस बेस पर, राइट्स एंड ड्यूटीज के बेस पर। कुछ राइट्स दिए हैं गवर्नमेंट ने पीपल को, और उसके लिए कुछ ड्यूटीज भी निर्धारित की हैं, ताकि वो अपने राइट्स का गलत इस्तेमाल ना करें। जी। Third, it generates a degree of trust and coordination that is necessary for different kinds of people. ये बहुत जरूरी है, और खास तौर पे इंडिया जैसे हमारे भारत देश में, क्योंकि हमारे यहाँ तरह तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, तो कोई अपने रेशियल, अपने रिलीजन बेस पे कोई किसी और के राइट्स का हनन ना कर पाए, वो भी जरूरी है, ताकि आसानी से कोऑर्डिनेशन लोगों के बीच बना रहे, तालमेल भी बना रही, शांति बनी रहे, वो इसीलिए होगा, इसीलिए ये प्रीएम्बल बना, जिसमें अभी हम आगे डिस्कस करेंगे बच्चों इसके प्रिंसिपल्स के बारे में। जी। कुछ और इसके प्रिंसिपल वो हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, ओके, एंड इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। जैसा मैंने अभी बताया, कुछ ड्यूटीज हैं, कुछ लिमिट्स कि कोई भी कहते हैं जब शक्ति किसी को दी जाती है, किसी को राइट्स दिए जाते हैं, जब बहुत ज्यादा किसी की वो हो जाए तो वो कहीं ना कहीं आगे खतरा बन सकती है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए कंट्रोल में करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चलता रहे। जी। Then it lays down principles and guidelines which are required for people belonging to different ethnic and religious groups to live in harmony. ओके, ताकि वो आसानी से, शांति से अपने धर्मों का, अपने जो भी उनकी धार्मिक जो भी मान्यताएं हैं उनका पालन करते हुए, अपने राइट्स को निभाते हुए, अपने राइट्स को, अपनी ड्यूटीज को निभाते हुए, अपने राइट्स को, वो अपना आसानी से जो जिस भी सोसाइटी, जिस भी कम्युनिटी में रहते हैं, वहाँ आसानी से एक हार्मनी की तरह के साथ लाइफ गुजार सके। नेक्स्ट बात करते हैं हम डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका एंड इंडिया। जैसा बच्चों आपके चैप्टर में भी दिया हुआ है कि वहां बात की है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पहले साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन की, कि साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से आया। तो एक मैं छोटी सी आप लोगों के बुक में, क्योंकि वो बहुत वास्ट में दिया हुआ है, एक शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूंगी कि साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेन फर्क ये है कि वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन आया, वहां पहले एक अपार्थाइड टाइप का एक वो चलता था, मतलब एक चलन था। अपार्थाइड में आसानी फॉलो करना, हाँ, मैं एक आसान लैंग्वेज में आप लोगों को बच्चों बताऊं तो अपार्थाइड मींस जहां पर काले और गोरे, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट पीपल के बीच जो ब्लैकनेस के ब्लैकिश लोगों को जो है ना, रंगभेद नीति, जी, यही हुआ आपका अपार्थाइड मूवमेंट। अपार्थाइड मूवमेंट एक उन्होंने नेल्सन मंडेला ने चलाया था, और ऑलमोस्ट 25 इयर्स का स्ट्रगल किया उन्होंने, वो जेल गए उसके लिए,
और बहुत सारे काम किए, बहुत सारे मतलब कि पब्लिक और हर तरह के यानी आंदोलनों कि के बाद वहां पर भी उन्होंने अपने अधिकारों का भी इस्तेमाल किया और अधिकारों के साथ साथ जो उनका दायित्व था हाँ, उसका भी इस्तेमाल जी, करके जी। और फाइट किया लोगों के बारे में, क्योंकि वो हाँ। जानते थे कि किस तरह के, तो आने वाले वक्त में फिर काफी साल बाद, क्योंकि आफ्टर 25 इयर्स ऑफ स्ट्रगल के बाद साउथ अफ्रीका में फिर वहां भी कॉन्स्टिट्यूशन आया, वहां का फ्लैग उन्होंने अपना झंडा लहराया। हाँ, फाइनली जैसे इंडिया में है वहाँ डेमोक्रेसी, तो वहां भी आई। जी जी। इसी तरह से इंडिया में लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी जो हमने, जो इंडिया में जो हम कहते हैं, हमारा क्या था मेन, हमारा जो लड़ाई थी वो किससे थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट से थी, इंडिया की, कि अपने लिए स्वदेशी अपनाने के लिए, अपने देश के लिए। और सिर्फ ये किसी एक की कोशिश नहीं थी इंडिया में, हमारे बहुत सारे लीडर्स रहे हैं, जिसमें कुछ नाम बच्चों को, आप लोगों को भी पता होंगे। महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, मोतीलाल नेहरू हैं, सरोजनी नायडू हैं, बहुत सारे लोग हैं, अनगिनत लोगों का संघर्ष है। आपकी बुक्स में उनके नाम भी दिए हुए हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, क्योंकि हम यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन की अब पे ही आपका चैप्टर है, तो उसी पे फोकस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में ही मेन काम जिन लोगों ने किए थे वो है आपके जस्ट लाइक आपके मोतीलाल नेहरू हैं, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया था 1928 में। इसके अलावा सरोजनी नायडू है, वो मेंबर थी उसकी। B.R. अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, उनको तो सभी जानते हैं कि उनको पिता कहते हैं, बिल्कुल है ना। आज ये जो हम पढ़ रहे हैं ये उन्हीं की देन है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हाँ, उन्हीं की ही देन है, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनके हिसाब से था कि किसी भी तरह से भेदभाव लोगों के बीच नहीं, सभी को हक है अपने राइट्स को पूरी तरह से इस्तेमाल करने का, चाहे वो कोई भी हो। जी जी। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की बात करते हैं। जैसा बच्चों आप पिक्चर में देख रहे होंगे, प्रीएम्बल दिया हुआ है हमारा। प्रीएम्बल को एक बार मैं पढ़ना चाहूंगी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल पढ़िए आप। तो प्रीएम्बल में जैसे हमारे दिया हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved the constitute India into a sovereign democratic republic. Sovereign democratic republic means democratic, जहां पर लोगों की गवर्नमेंट हो, लोगों के लिए हो, उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हो। सोवर्जिन मीन्स जहां रिलीजन के नाम पर कहीं भी कोई भेदभाव ना हो, और रिपब्लिक गवर्नमेंट जो हमारी है, ठीक है, जहां पर कोई एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है ना। इसका मतलब रिपब्लिक का मतलब यही हुआ। तो एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, अपने सारे सिटीजन को सिक्योर करने के लिए इन्होंने क्या किया? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड देन फ्रेटर्निटी, इसकी बात की, जो कि ये चार प्रिंसिपल भी इसके आधारभूत कहे जाते हैं। जस्टिस, जैसा हमारे प्रेम्बल में लिखा है, जस्टिस मीन्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी and to promote among them all. Fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves to thus Constitution. Means 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था। डे था नवंबर, और डेट क्या थी? 26। ओके, मंथ एंड डेट बच्चों आप लोगों को सही से आप लोग याद कर लीजिएगा इसे, क्योंकि ये बहुत आप लोगों के जरूरी है और हमें पता भी होना चाहिए। तो अब हम इस पे बात कर लेते हैं बच्चों, इसमें जो 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसकी। तो फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल जो है इसका है लिबर्टी। Liberty refers to an atmosphere where one gets motivated to express him or herself freedom of thoughts, action, speech and movement with their full potential. Okay? Liberty means क्या? कि जहां पर लोगों को ना सिर्फ सोचने का, अपने कार्य, अपने एक्सप्रेशन को
करने का भी, एक्शन का भी, एक्सप्रेशन का भी, थॉट का भी अधिकार, जहाँ उनको अधिकार मिले, दिस इज कॉल्ड लिबर्टी। लिबर्टी से ही रिलेटेड अगर हम आप लोगों के लिए आसानी के लिए बच्चों बताएं, जैसा आज हम अभी इंक्लूसिव क्लासेस में आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग देखते होंगे अभी सब तरह के बच्चे, स्पेशल बच्चे भी, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे, हमारे हियरिंग इम्पेयर्ड, विजुअली इम्पेयर्ड, ऑटिस्टिक बच्चे, लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे, अब सब समावेशी कक्षा में पढ़ रहे हैं, इंक्लूसिव क्लासेस में पढ़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारा किससे रिलेटेड है? लिबर्टी का एक प्रिंसिपल ही उसमें जो है कहीं ना कहीं रिलाई करता कि है, सभी के लिए एक समान, सभी के लिए एक समान है, और बच्चों को है एक्सप्रेशन का मौका भी मिल रहा है। वो उनके हिसाब से हम उनके लिए, अब जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को मैं प्रीएम्बल बता रही थी बच्चों, और मैं बच्चों के लिए अपने विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए ब्रेल में बना के लाई हूँ। तो ये एक लिबर्टी है, अपने हिसाब से वो सीख पाएंगे, है ना, उनके हिसाब से वो एक्सप्रेस भी कर पाएंगे, जरूरी नहीं वो लिख कर करें, वो बोल के उनके लिए आसान हो जाए और सही रहे, जो उनके हिसाब से, उनके आसानी से हो। बिल्कुल। तो सेकंड प्रिंसिपल पे चलते हैं बेटे। सेकंड प्रिंसिपल है इसका इक्वालिटी। इक्वालिटी रिफर्स दैट एवरी ह्यूमन बीइंग इन स्पाइट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस deserves equal opportunity to live and learn with their potentiality to the optimum। इक्वालिटी तो आसानी से बच्चे समझ गए होंगे, क्योंकि हम इक्वलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी की आजकल बात करते हैं, हर जगह इक्वालिटी की बात हो रही है, इक्वल राइट्स की बात हो रही है। इक्वालिटी से ही एक निकल के आया है इक्विटी वर्ड। इक्विटी और इक्वालिटी में बच्चों क्या फर्क होता है? इक्वालिटी मीन्स कि हमने किसी को इक्वल, जस्ट लाइक एक समान अधिकार दे दिया, जस्ट लाइक बच्चे को, किसी को, जैसे मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ अभी, तो आपके साथ जितने बच्चे सब मेरे से पढ़ रहे हैं, ये है इक्वालिटी कि मैं सबको एक साथ लेक्चर दे रही हूँ, किसी को अलग से नहीं बता रही हूँ। इक्विटी मीन्स हुआ थोड़ा इसका ये कहेंगे कि थोड़ा ज्यादा बच्चों की स्पेशलिटी को देखते हुए, खास तौर पे स्पेशल बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है कि हमें सिर्फ बोल करके ही नहीं, अगर मेरी क्लास में कोई ऑटिस्टिक बच्चा है तो मैं उसको वीडियो के थ्रू, मैं उसको ऑडियो विजुअल एड के थ्रू मैं उसको कोई वीडियो दिखा सकती हूँ। अब जैसे कि हम प्रीएम्बल की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोग देख रहे होंगे प्रीएम्बल में बच्चों की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अशोक का स्तंभ है, तो हम बच्चों को फील्ड विजिट करा सकते हैं, है ना? हाँ जी, बिल्कुल। हम उनको फील्ड विजिट भी करा सकते हैं जहाँ अशोक का स्तंभ हो, बच्चे देख के छू के महसूस कर लेंगे या देख करके सामने समझ लेंगे। फील्ड विजिट से थोड़ा उनको ये भी रहेगा कि एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा, आसानी से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे जी। थर्ड इसका है फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी रिफर्स दैट देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, लैंग्वेज, सेक्स, प्लेस और रीजन ऑफ बर्थ अमंग इंडिविजुअल। मीन्स यहाँ पर ये बात हुई कि किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन लोगों के बीच नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का। मीन्स चाहे वो किसी भी रीजन से आ रहे हों, जैसे पहले होता था कि जैसे हमारे आदिवासी शेड्यूल ट्राइब से जो बच्चे आते थे, अक्सर लोग उनको बड़े अचंभों से ये कौन आ गया जी। तो अब ऐसा नहीं है, मतलब वो कहीं से भी किसी भी रीजन से आ रहे हो, किसी भी लैंग्वेज बैकग्राउंड से आ रहे हो, या किसी भी पर्टिकुलर एरिया से आ रहे हो, स्लम्स से आ रहे हो, या हमारे स्पेशल बच्चे हों जी, सभी को एक साथ बैठ करके शिक्षा हासिल करने का अधिकार है। सिर्फ ये शिक्षा के क्षेत्र में नहीं है, ये जॉब के क्षेत्र में, ये पढ़ाई आपके हायर एजुकेशन में, सब जगह पर ये अप्लाई है। और पब्लिक जो भी पब्लिक प्रॉपर्टीज है उसको यूज करने में, जैसा कि पहले के टाइम में होता था कि पब्लिक प्लेसेस पे अक्सर छुआछूत और ये सब चलता था। तो ये सारी चीजें हमारी कैसे खत्म हुई हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन के बाद, हमारे प्रीएम्बल को अपनाने के बाद, है ना, उसके बाद ही हुआ। लास्ट वन है जस्टिस। जस्टिस रिफर्स दैट इंडिविजुअल्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स दैट आर अनफेयर और illegal, and in case this happens, individuals can go to the court for voicing their grievances and demand justice irrespective of religion, caste, creed or sex। जैसा बच्चों आप समझ रहे होगे डेफिनेशन से ही कि जस्टिस मीन्स सभी को अधिकार है, ना सिर्फ राइट्स
दिए गए हैं, ना सिर्फ उनकी ड्यूटीज निभाने के लिए दिए गए, इसके अलावा हमारा जुडिशरी सिस्टम है। इफ अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है किसी भी लेवल पे, चाहे वो शैक्षिक लेवल पे हो, चाहे वो आगे जाके जॉब के लेवल पे हो, या किसी पब्लिक प्रॉपर्टी के लेवल पे हो, तो वो अपनी बात जाके जुडिशरी में कर सकता है और उसके लिए अपनी आवाज उठा सकता है, अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। अब समय चूंकि मुमताज जी बहुत ही कम रह गया है, सो लेट्स गो टू द कीवर्ड्स नाउ। ओके, तो हमारे कीवर्ड्स क्या क्या हैं, जरा ये भी आप एक्सप्लेन कर दें बच्चों के लिए और उन्हें बता दें। ओके, सो कीवर्ड, हमारा फर्स्ट कीवर्ड है अपार्थाइड। अपार्थाइड बच्चों जैसे मैंने पहले बताया कि अपार्थाइड मींस कि ब्लैक एंड वाइट लोगों के बीच जो ब्लैक कह करके जो मतलब कि लोगों को डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मींस जहां पर लोगों का अब होता है, ये भी हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, जहां लोगों का अधिकार होता है, लोग अपने हिसाब से लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा ही गवर्नमेंट बनाई जाती है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन मींस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हम पढ़ रहे थे अभी तक कि हमारा जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो प्रियम्बल में है। जी जी जी। सो आफ्टर कीवर्ड अब हम बात कर लेते हैं बच्चों होमवर्क की, ठीक है। तो आपका फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन है बच्चों, मैच दी फॉलोइंग। जैसा आप देख रहे होंगे, जैसा अभी मैंने आपको ये चारों प्रिंसिपल्स अभी बताए थे, रिपब्लिक, फ्रैटर्निटी, सेक्युलर, सोवर्जिन। इसमें फ्रैटर्निटी आपका आया है आपके प्रिंसिपल में से, बाकी सोवर्जिन, रिपब्लिक एंड सेक्युलर आपका जो आपके प्रीएम्बल में है वो मैं आपको डिस्क्राइब कर चुकी थी। आपको जस्ट इसको मैच आउट करना है कि क्या सोवर्जिन का मीनिंग है, रिपब्लिक का क्या मीनिंग है, फ्रैटर्निटी का एंड सेक्युलर का। ओके, एंड सेकेंड होमवर्क क्वेश्चन जो है आप लोगों का बच्चों वो ये है कि आपके हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन में किसका क्या रोल रहा है वो आपको जस्ट मैचिंग करनी, दोनों मैचिंग के क्वेश्चंस हैं आपके। अब हम बात कर लेते हैं मॉडिफाइड होमवर्क की। तो मॉडिफाइड होमवर्क हमारे स्पेशल बच्चों को ध्यान में रख के बनाया जाता है। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, जस्ट जैसा कि है कि व्हाट, इसमें जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स है आपको फिल इन द ब्लैंक्स जस्ट भरने हैं। ओके, जस्ट लाइक डैश वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कौन थे। देन डैश प्रिपेयर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया इन, किस सन में किया था। एंड थर्ड वन इज डैश वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, एंड फोर्थ वन इज डैश वाज द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कौन थे। तो ये हमारा मॉडिफाइड होमवर्क हो गया। लास्ट बच्चों ये होमवर्क सबमिशन फॉर्मेट है जी, होमवर्क सबमिशन फॉर्मेट है ये। ओके, सो बच्चों जैसा आप इसमें देख रहे होगे, आपको फर्स्ट है नेम ऑफ द स्टूडेंट। आप लोग इस तरह से अपना नाम डाल करके अपनी देन क्लास, जैसे आप क्लास 9 के हो, अपने स्कूल का नेम एंड एड्रेस, देन एक्सपर्ट टीचर के नाम जो आज आपका सेशन हुआ है हमारे साथ, आप हमारा नाम डाल सकते हो। देन डेट ऑफ द सेशन, आज की डेट डाल दीजिएगा। एंड फोटोग्राफ ऑप्शनल है, अगर आप चाहो करना तो आप फोटोग्राफ भी अटैच कर सकते हो और इसको ईमेल आईडी पे आप मेल कर दोगे। ईमेल आईडी है dth.class9@ciet.nic.in। बिल्कुल, तो ये हमारी ईमेल आईडी है और इसके अलावा हमारा टेलीफोन नंबर भी है और इस टेलीफोन नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो अगर वो आप हमसे पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने कमेंट्स भी हमें कर सकते हैं, भेज सकते हैं। और जैसा मुमताज़ जी ने लगातार हमें जानकारी दी है कि क्या कुछ खास रह जाता है इस टॉपिक के साथ, क्या कुछ और ख़ास हो जाता है। जैसे हमने आज सोशल स्टडी कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन की बात की है, हमने अपने अधिकारों को जाना है, अधिकारों के साथ साथ हमारे जो दायित्व हैं उनको हमने जाना है और किस तरह से इसको बनाया गया, कैसे इसको किया जाता है, तो ये भी सब चीज़ें हमने जानी। बहरहाल मुमताज़ जी, चूँकि कई और क्वेश्चंस रह जाते हैं बच्चों के मन में, हम अक्सर आजकल जैसे जैसे सोशल मीडिया में भी बच्चे बड़े एक्टिव रहने लगे हैं और बच्चों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पता लगने लगी हैं, कई चीज़ें हैं जो हमें पता ही नहीं थी हमारे अधिकारों के बारे में। और ख़ास तौर पर अगर जो जैसे हमारे ये बच्चे हैं, जो इंक्लूसिव बच्चे हमारे हैं, इनके लिए जो बहुत ज़रूरी है जानना,
जो पॉइंट्स इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, वो क्या है, ज़रा आप हमें चलते चलते थोड़ा सा बता दीजिए। हमारे इंक्लूसिव बच्चों, हमारे स्पेशल बच्चों के लिए मेन पॉइंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि मैंने जैसे कि हमारे इसमें बहुत सारी चीज़ों की बात की गई, लेकिन एक बात की गई जो इसकी मुझे लगता है इनके पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बेटर है। वैसे तो सारे ही है, वैसे इक्वालिटी इक्वालिटी, क्योंकि इक्वलाइजेशन हम अपॉर्चुनिटी की इक्वलाइजेशन उनको दे ही रहे हैं ऑलरेडी क्लासेस में, और अभी बहुत लेवल पे बाकी भी है। तो अपने राइट्स को जानते हुए इक्वल बेसिस पे इनके साथ ट्रीट किया जाए, हमारे स्पेशल बच्चों के साथ। उनको उनकी नीड के हिसाब से, मैं अपने टीचर्स से भी कहना चाहूँगी कि आप सिर्फ ना कि बच्चों को सिर्फ कंटेंट पढ़ाइए, आप उनकी नीड के हिसाब से और उनके इंटरेस्ट के हिसाब से कि बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, और थर्ड बेसिक चीज़ कि उनकी जो प्रेजेंट लेवल ऑफ फंक्शनिंग है कि बच्चा अभी क्या कितना जानता है, उसके हिसाब से अगर आप उसको पढ़ाओगे, उसको उसके लिए कंटेंट डिजाइन करोगे, एक चीज से नहीं, दो चीज से अलग अलग तरह से, ताकि बच्चा आसानी से उसको पढ़ सके और समझ सके। बिल्कुल, बच्चे आसानी से पढ़ सकें, समझ सकें, ये बहुत ज़रूरी है। और जैसा हम बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं ये सारे पॉइंट्स आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बताए हैं। और इसके अलावा कई ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ पेरेंट्स हैं बच्चों के साथ में, उनके लिए भी कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, उनको भी पता होना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार पेरेंट्स बड़े परेशान हो जाते हैं कि हम अपने बच्चों का फ्यूचर कहाँ तलाशें, कैसे हम अपने बच्चों को एजुकेट करें। तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? बट पेरेंट्स के लिए बस मेरी ये राय रहेगी कि आप सबसे पहले अपने बच्चे पे उसकी कि वो कर सकता है, ही विल डू, ही हैव टू डू, ही कैन डू, ही और शी मीन्स वो कर सकती है, वो कर सकता है, उस पे आप उसकी इंथुसियाज्म बढ़ाइए, उसको मोटिवेट करिए। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, अब ऑनलाइन सब चीज़ है, आप लोग आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, कहीं भी कोई डिनाइल नहीं है, हर जगह राइट्स दिए हुए हैं हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। हायर एजुकेशन हो, प्राइमरी एजुकेशन हो, सेकेंडरी एजुकेशन हो, आप अपने बच्चों को स्कूल्स में पढ़ाइए, उनको जॉब प्लेसेस पे भेजिए, उनको पूरी तरह से अपने आप को निखारने का मौका दीजिए। बिल्कुल, तो बच्चों को उनका हौसला भी कहीं ना कहीं बढ़ाना, ओवर प्रोटेक्शन नहीं देना आपको बच्चों को, आपको उनके अंदर उनकी हौसला अफजाई करनी, उनको मोटिवेट करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है, बट ओवर प्रोटेक्शन नहीं देना, उनपे ये करना है, ऐसा मोटिवेट करना है कि हाँ हमारा बच्चा ये कर सकता है, मतलब इक्वली उन्हें भी लेकर चलना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को बिल्कुल इक्वली लेकर चलें और बताएं उन्हें कि उनके लिए भी बहुत कुछ है और वो कर सकते हैं, बहुत कुछ है, जानने के लिए बहुत कुछ है, समझने के लिए बहुत कुछ है। मतलब अभी बहुत आसमान बहुत आगे है। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसे आसमान की तलाश जाहिर तौर पर हर बच्चे को रहती है कि वो कहाँ तक फ्लाई कर सकता है और कैसे है, किस तरह से है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे हमने इस तरह जैसे बच्चों की बात की है, पेरेंट्स की बात की है, जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं खास तौर पर, जैसे अभी आपने कहा कि सबको एक समान पढ़ाया जाए, वो ज्यादा जरूरी है। जो टीचर्स होते हैं पढ़ाने वाले, उनको किस तरह से बच्चों को थोड़ा ट्रीट करना चाहिए, किस तरह हमारे देखिए हमारे सब, अब जैसे इंक्लूसिव क्लासेस की बात हम करते हैं तो हमारे स्कूल्स में अभी स्पेशल एजुकेटर हैं, बट सब स्कूल्स में नहीं अवेलेबल है। ठीक है। हमारे जो भी बच्चे, जो भी टीचर्स, वही मैं इससे पहले भी बात करी थी, हमारे जो भी जनरल टीचर्स हैं उनको सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए अपना कंटेंट डिजाइन भी करना चाहिए, उसको जब आप वो डिलीवर कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उस वक्त भी ध्यान रखना चाहिए, और जब बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं क्वेश्चंस ना, तब भी उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वे देने चाहिए कि बच्चा अपने हिसाब से अपना आंसर कर पाए, खासतौर पे हमारे स्पेशल बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल, और ये रहेगा तो फिर बच्चों के लिए उड़ान जो है वो मुश्किल नहीं है, सेल्फ मोटिवेट, हाँ वो सेल्फ मोटिवेट। जी जी जी, मुमताज जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बनी और बहुत सी जानकारियां अहम हमारे सभी स्टूडेंट्स को दी, और देव मलिक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से आपने बच्चों को समझाया। तो आज के इस सेशन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।